नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी और कुछ लोगों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिलायंस एंड नायरा टू गेन फ्रॉम यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस। यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस से रिलायंस और नायरा को फ़ायदा होने वाला है, ये रिपोर्ट्स का कहना है, ये न्यूज़ में है। तो आखिर क्या फ़ायदा होने वाला है और ये यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है और इनको देखिए थोड़ा ध्यान से। ये है वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। ओके। तो सबसे पहली चीज, आखिर ये क्या है? जब आप याद करिए यूक्रेन और रशिया का वार, यूक्रेन और रशिया के वॉर में जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो वहां के राष्ट्रपति इस तरह से ग्राउंड पर आ गए अटैक के लिए, यानी कि ग्राउंड पे अपने सैनिकों के सपोर्ट में, मोरल सपोर्ट के लिए आए हुए थे। तो ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से यूक्रेन ने पूरी की पूरी लड़ाई को लड़ा है। लेकिन हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ, तो यूक्रेन ने पूरे वेस्ट से, यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, सभी से सहायता मांगी और उसे सहायता मिली भी। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन ने, यूरोपियन यूनियन ने कुछ ऐसा किया जो उसी के लिए अब घातक बनता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। किसी को मालूम नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। 9 महीने से ज्यादा हो गया इस युद्ध को और अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अभी लगातार ये युद्ध चल रहा है। रसिया और यूक्रेन अभी भी आमने सामने बने हुए हैं, गोलाबारी हो रही है। अभी हाल ही में यूक्रेन ने रसिया पे अटैक किया था और फिर कल रात, देर रात, रसिया ने यूक्रेन पे सैकड़ों मिसाइलें और रॉकेट से हमला किया। लेकिन हमारे लिए जानने की बात क्या है इस वीडियो में, आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब यूक्रेन पे रसिया ने अटैक किया, उस समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने, जैसा कि वो हमेशा से करते आए हैं, रसिया पे सैंक्शंस लादने शुरू कर दिए। इस उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया और साथ ही साथ जो यूरोप को नहीं करना चाहिए था वो यूरोप ने किया। यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने रसिया के ऑयल को बैन कर दिया। यूरोप ने रसिया के ऑयल को बैन कर दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रसिया से यूरोप अपनी 50% जरूरत का 50% ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है रसिया से। और उसने रसिया को ही पार्शियल बैन, टोटल बैन तो नहीं लगाया, पार्शियल बैन कर दिया कि जाओ, हम अब नहीं खरीद रहे हैं तुम्हारे यहाँ से तेल। अरे भाई रसिया, तुम रसिया से नहीं खरीदोगे, कोई और को वो बेच देगा। लेकिन कुल मिला के ये एक इस तरह का कदम था जो आज यूरोप के लिए घातक बन गया है। पूरी तरह से यूरोप एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है। उसकी वजह यह है कि उसने रसिया के ऑयल एंड एनर्जी इंपोर्ट को बैन किया हुआ है। आखिरकार हम समझते हैं आगे कि इस पूरे के पूरे मामले में किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें रसिया का नुकसान कम और यूरोप, रसिया का नुकसान कम हो रहा है, बल्कि यूरोप का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। यूरोप का नुकसान इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यूरोप ने जो बैन लगाया है इंपोर्ट पे, रसिया ने ऑयल दूसरे किसी को सप्लाई सप्लाई करके, इंडिया को सप्लाई करके अपना प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन ईयू को कहीं से ऑयल मिलने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन को ऑयल सप्लाई में बहुत दिक्कत हो रही। अमेरिका उसे सप्लाई कर रहा है लेकिन बहुत ही महंगे में बेच रहा है। कुल मिला के एक बात, सीधी सी बात अगर समझे तो वो ये है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से फंसा दिया है। इस तरह से जैसे कि वो बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आमने सामने हो जाएं तेल के लिए, अगर ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ और रसिया के ऊपर से ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने ऑयल बैन नहीं हटाया तो। क्योंकि ये उन्हीं के लिए आत्मघाती होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है पूरी की पूरी। ये कहाँ, रसिया से निकलती है और जर्मनी, फिर इधर पूरे सप्लाई होती है यूरोपियन यूनियन में। तो ये गैस पाइपलाइन, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक गैस पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1, जो कि 2011 से चालू है, जो 2011 से चालू हो गई थी। लेकिन जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, वो 2020 में कंप्लीट हो गई है, 2020 में। लेकिन
ये चालू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रसिया ने कह दिया कि हम ऑयल अब सप्लाई ही नहीं करेंगे ईयू को, तुमको हम सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं ऑयल एंड गैस। तो इस वजह से अब जर्म पूरे यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले उसने बैन किया, लेकिन बाद में जब रसिया को दूसरे ऑयल इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज, जिसमें कि चाइना और इंडिया सबसे बड़े इंपोर्टर हैं ऑयल के इस समय पे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ में रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना चालू रखा। उन्होंने इस जो अमेरिका और ईयू ने बैन लगाए थे उनको ध्यान न देते हुए रसिया से लगातार ऑयल इंपोर्ट किया। और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने जो ऑयल बैन किया रसिया का, उसका उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इसी वजह से आई, क्योंकि ऑयल रसिया अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से जब यहाँ पे एनर्जी के क्राइसिस बढ़ने लगी, एनर्जी के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए, एनर्जी के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए। कहाँ? यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। पेट्रोल एंड डीजल गैसेस के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यूरोप में ये मामला थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ अगर डीजल पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ये सिर्फ हमारी जेब पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन अगर यूरोप में गैस और डीजल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ये वहाँ के लोगों की जान पे खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जैसे ही ठंड बढ़ती है, यूरोप में जैसे ही ठंड बढ़ती है, वहाँ के लोगों को अपने घरों को गर्म करने के लिए गैस की भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उन्हें प्रॉपर गैस की सप्लाई नहीं मिली तो वहाँ के लोग मर जाएंगे। यूरोपियन यूनियन को ये बात पहले समझनी चाहिए थी कि उन्हें अपने लोगों की पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने लोगों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि ये पॉलिटिक्स को, जो कि उसने रसिया के साथ किया। लेकिन जिस तरह से रसिया ने उनके ऊपर बैन ऑयल एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, ऑयल देना ही बंद कर दिया, तो ये पूरी तरह से यूरोप को समझना होगा कि ये उसने अगर समय रहते कुछ ऐसा नहीं किया जिससे रसिया ऑयल फिर से सप्लाई चालू करे, तो हो सकता है ये यूरोप के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाए। लेकिन जो मेन चीज़ है जिस पे हम बात करने वाले हैं, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नायरा एनर्जी लिमिटेड, नायरा एनर्जी लिमिटेड अब यूरोप के लिए वरदान साबित होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ये डीजल की सप्लाई करने वाले हैं, डीजल की सप्लाई करने वाला है। जैसा कि आपको पता हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय पे लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द रशियन क्रूड है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड एंड आल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डीजल फ्रॉम द कंट्री। कंट्री से सबसे ज़्यादा डीजल रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती है, और रशियन क्रूड को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करना इस समय पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में किया है। लेकिन जो रसिया के रोजनेफ्ट है, रोजनेफ्ट ने नायरा जो है, नायरा एनर्जी लिमिटेड, उसमें 49% स्टेक है उसका। तो एक तरह से कहें तो एक रसियन कंपनी, क्योंकि रसिया के ही एक कंपनी की के द्वारा ऑन की गई है नायरा कंपनी, तो रसिया के द्वारा, रसिया की जो रोजनेफ्ट कंपनी है उसके द्वारा ऑन जो नायरा है, 49% स्टेक है जिसमें इसका। तो एक तरह से ये कहा जाए कि रसिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को, माध्यम बना हुआ है नायरा और रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, रसिया से पहले रसिया से ले रहा है क्रूड, और फिर उस क्रूड को रिफाइन कर करके किसको डीजल बेच रहा है, यूरोपियन यूनियन को। तो कुल मिला के जमा पूंजी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन को ऑयल तो मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा इंडस्ट्रीज को होने वाला है, नायरा एनर्जी लिमिटेड को होने वाला है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन डायरेक्ट इसका प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्ट रसिया से ऑयल खरीद के यूरोपियन यूनियन को नहीं बेच रही है। अब नायरा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें तो नायरा एनर्जी लिमिटेड ये दूसरी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, सबसे बड़ी दूसरी रिफाइनरी कंपनी इंडिया की है। 2017 में इसमें रोजनेफ्ट ने इन्वेस्ट किया था, और अगर हम इसकी बात करें तो इसे 21st रैंक दी गई है इस फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में इन 2020 में। ओके, तो सबसे पहली चीज हम बात करें, ये सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की, इंडिया की
सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मिल जाने से, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी के मिल जाने से काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी भी उसको प्राइसेस ज़्यादा चुकाने ही पड़ेंगे। जो ये एनर्जी क्राइसिस पूरा का पूरा आया हुआ है, उसकी अगर बात हम करें तो ये सब पूरा का पूरा इस वजह से आया हुआ है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रसियन के ऑयल को इंपोर्ट पे बैन लगाया है। जैसे ही इनका बैन हटेगा तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, क्योंकि रसिया को दूसरा मार्केट मिल चुका है। इंडिया एज ए मार्केट देखता है रसिया, तो रसिया से इस समय पे इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा। हालांकि यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री, गैस एंड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री है यूरोपियन यूनियन। कंट्री नहीं, एक संगठन है ये यूरोपियन यूनियन, जो कि 30 देशों से मिलकर बना हुआ है। सॉरी, काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन कुल मिला के सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है रसिया पे। रसिया ने अगर इसको सप्लाई टोटल बंद कर दी तो काफ़ी ज़्यादा हद तक दिक्कतें हो जाएंगी यूरोपियन यूनियन के लिए। तो ये समझना चाहिए यूरोपियन यूनियन को, और जो भी उसने अमेरिका के प्रभाव में आकर के बैन लगाया हुआ है वो बैन वगैरह हटा के रसिया के साथ मित्रवत व्यवहार बना के रखना चाहिए। अगर हम बात करें रिलायंस और नायरा की, तो रिलायंस और नायरा ने जैसे रसिया और यूक्रेन का इन्वेजन हुआ है उसके बाद से 10 गुना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है। कहाँ से? रसिया से। रसिया से उससे इन्वेजन से पहले और इन्वेजन के बाद में 10 गुना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है, और यही तेल वो बेचने वाले हैं किसको? यूरोपियन यूनियन को। तो ये इन कंपनीज के लिए तो अच्छा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए ये कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं होने वाला है। उनके लिए ये नुकसान की ही बात है, और पूरी तरह से ये यूरोपियन यूनियन के लिए ही दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अगर इंडियन एक्सपोर्ट टू यूरोप हैव बीन नॉर्थवर्ड आफ्टर रसिया इन्वेडेड यूक्रेन लेट फरवरी, तो अगर हम बात करें तो ये पूरी की तरह से इंडिया एज ए मीडिएटर बना हुआ है। इंडिया एक तरह से मीडिएटर बना हुआ है, माध्यम। रसिया से तेल लेना है और यूरोपियन यूनियन को बेचना है, जो जिसका प्रॉफिट हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज को मिलने वाला है। अगर डाटा देखें तो काफ़ी कुछ बताता है कि हमारी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनको इसका फ़ायदा मिल भी रहा है, प्राइवेट कंपनीज को। लेकिन हमारे लिए समझने की बात यह है कि अगर शांति स्थापित होती है, यूक्रेन और रसिया के बीच में शांति स्थापित होती है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड की पीस के लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक में ये ऐसा कुछ संभव हो पाता है। उम्मीद है जल्दी से जल्दी सब चीज़ें सही होंगी।